सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ करेंगे जाफ़र एक्सप्रेस हमले के हवाले से। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है। अमेरिका, बरतानिया, रशिया, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और रोमानिया ने जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी ताउन पर आमादगी जाहिर की है। इसी हवाले से हमने देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इनका शुक्रिया भी अदा किया इंटरनेशनल कम्युनिटी का, जिस तरह से उन्होंने मजम्मत और हिमायत का ऐलान किया। और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से भी आज की जो प्रेसर में अहम बातें की गई इस ऑपरेशन को लेकर, किस महारत से इन दहशतगर्दों को और किस तरह से हॉस्टेज को बचाया गया। उन्होंने कहा कि सिंगल हॉस्टेज भी इस मामले में हमने देखा कि वो नहीं मारा गया इस सिचुएशन में। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन जो पहले मुसाफिर थे उनमें से कुछ की जाने गई और साथ ही साथ उन्होंने आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से भी बात की। क्या कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। मासूम लोगों को दहशतगर्द हॉस्टेज कर रहे हैं, उनको अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं। एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं। ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से, जो कि अफगानिस्तान में था, उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल casualty happened to the hostages during this clearance operation. It was done, इसको इतनी महारत, इतनी एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ कंडक्ट किया गया, प्लान किया गया और कंडक्ट किया गया। एंड यू कैन सी कि उनके पास बाहर का असला भी मौजूद है। दिस इज येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म, जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहाँ पे मिल रही है। जबकि कोयटा में कल अहम इजलास से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जब तक के सूबा KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि उसका तरीका यह है कि आज हम सब यहां बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, वो हम बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम APC भी करेंगे, उसमें बात करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो कौमी यकजहती की। जितना हमारे अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद होगा, उतनी दिलेरी और उतनी कमिटमेंट से अफवाज पाकिस्तान इन दहशतगर्दों का जल्द से जल्द खात्मा करें। उधर हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नेशनल असम्बली से खिताब करते हुए नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा किया। वो क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा अपनी कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा ये दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारी बारी, आपकी बारी, किसी और की बारी का सियासत चलता रहेगा, मगर मेरा अपील ये है कि अब हमारा रद्द अमल में भी हमें साथ होना चाहिए। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया गेस्ट एहतशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप तीनों का शुक्रिया अदा करेंगे, प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब, ये जो अभी सारी सिचुएशन आपके सामने है, नेशनल एक्शन प्लान 2 की भी बातें हो रही हैं, APC की भी बात हो रही है, और साथ ही साथ जो आज हमने देखा कि प्रेसर DG ISPR का और वज़ीर आला बलूचिस्तान का, ये कितना इंपॉर्टेंट था। आगे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप निकलता हुआ देख रहे हैं। जिस तरह से बलूचिस्तान में इस वक्त वोल्केनिक जोन बना हुआ है, तो अब वहाँ पर सिचुएशन बेहतर की जानिब जाएगी आने वाले दिनों में। जी एहतशाम साहब। देखिए, हम ना 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं। अब DG ISPR की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली और चीफ मिनिस्टर साहब ने कल भी बातें की, आज भी बातें कर ली हैं, तो थोड़ा सा तो आपको भी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया। अब देखें, जो इत्तलात हैं, मेरी इत्तलात हैं, 2 फ्रंट पे अब बड़ी तेज़ी के साथ काम होगा। एक इंटरनल फ्रंट है और एक एक्सटर्नल फ्रंट है। अभी देखें, इसको कहा जा रहा है वाटर शेड मोमेंट है,
जिस तरीके से आपने देखा DGISPR ने कल भी कहा था कि जी ये तो अब गेम चेंजर के तौर पे देखा जाएगा इसको, जाफर एक्सप्रेस को। अब कहा यह जा रहा है कि ये वॉर हैज़ कम टू अस एंड वी विल हैव टू टेक दिस वॉर टू देम, यानी TTP और ये BLA की तरफ लेके जाया जाएगा और ऑफेंसिव पॉलिसी बनाई जाएगी। और इसका क्या तरीका होगा ये तो डिटेल्स हमें इतनी जल्दी नहीं पता चल सकती, लेकिन एक अंदाज़ा हो गया है कि अब वो जो कहा जा रहा था जी कि बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए, थोड़ा सा लीनियंट व्यू लिया जाए, ये किया जाए वो किया जाए, वो इन द फर्स्ट प्लेस तो यह है कि एक इंतहाई सख्त पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। किनेटिक ऑपरेशन तो चलता रहेगा, इसमें क्या तरमीम होगी, किस तरीके से लेकर जाया जाएगा, इसमें क्या क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग किस तरह होगी, इंटेलिजेंस के महाज पे कहीं अगर ये स्ट्रेटेजिक महाज पे अगर फेल हो रहा है तो इसको कैसे दूर करना है, ये सारी चीज़ें सामने रखते एक ऑफेंसिव पॉलिसी बनाई जाएगी। एक तो ये बात है। और दूसरी बात है हमने एक्सटर्नल फ्रंट पे अभी आपने देखा जिस तरीके से सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, इवन इंटरनेशनल मीडिया स्वाय इंडियन मीडिया के सब ने इसको दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया और मोर और लेस वही बातें की जो मैं आप हमारा मीडिया गवर्नमेंट बातें कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो एक्सटर्नल फ्रंट पे जो काम होना है, एक तो आप देख लें लेटेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट सलामती कौंसिल की जो आई है, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया है कि ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। और उससे पहले एक और मीटिंग में ईरान, टर्की और बाकी लोगों ने भी कंडेम किया इसको। अब जो नया काम होने जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जी अगले 2-3 दिन में हमारा अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे जो चीफ़ हैं वो एक नई करारदाद पेश करेंगे, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा सबूत दिए जाएंगे और वो जो इंटरनेशनल अपना इनके साथ जो कनेक्शन था, वो जो सारे के सारे राब्ते में थे इनके हैंडल अफ़गानिस्तान में, वो सारी डिटेल उनको दी जाएंगी और तवक्को की जा रही है कि इस अब करारदाद को अडॉप्ट किया जाएगा। अच्छी बात आमना ये है कि पाकिस्तान आज जो है ना वो आजकल सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर्स है, लिहाजा इसका भी इसको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि पूरी कोशिश की जाएगी कि अफ़गानिस्तान के बारे में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाए उनके ख़िलाफ़ सबूतों की रोशनी में कि जो कह रहे हैं। अगरचे कल उन्होंने डिनाई किया जी हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, अपने घर को ठीक करें, तो ये कहते हैं एक बहुत बड़ा फैसला होगा। दूसरी बात की जा रही है कि चंद दिनों में एक और करारदाद ये तो एक फौजी ऑपरेशन, एक इम्पोर्टेंट बात आमना एक इम्पोर्टेंट बात सुनने। हाँ, दूसरी बात है कि दूसरी करारदाद जो है ना वो हिंदुस्तान के खिलाफ पेश की जाएगी और वो भी सबूत दिया जाएंगे। अगरचे कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्योंकि अरसा रसूख है, शायद वहाँ पे इतनी आसानी के साथ वो करारदाद मंजूर ना हो, लेकिन ये रजिस्टर करवाया जाएगा कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को किस तरह हवा दे रहा है। जी शाह साहब, अभी जो कह रहे हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन वसीतर किया जा सकता है, इस सिलसिले में आप ये देख रहे हैं कि एक एलिमेंट को हम नज़रअंदाज करें जिसका इशारा आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी अपने ट्वीट में किया और दीगर वहाँ की जो क़यादत है बलूचिस्तान की वो भी यही बारहा कह रहे हैं कि जो रियासती इदारों में और हम वहाँ की आवाम में एक गैप देख रहे हैं, एक खला देख रहे हैं, उसको पुर करने की भी बड़ी ज़रूरत है। तो उस सिलसिले में आप समझते हैं कि क्या किया जाए और क्या करेंगी आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में? देखिए आमना, मेरे ख्याल में ये जंग इतनी सादी नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ये आप जाफर एक्सप्रेस को रो रहे हैं, कल आपके जंडोला फोर्ट के ऊपर एक फुल फ्लेज एक बहुत बड़ा और हमला हुआ है, 10, 12, 15 के करीब दहशतगर्दों ने। इससे पहले बनू के ऊपर इसी तरह एक फुल फ्लेज हमला हुआ था 10-12 लोगों का। तो अब आप देख लें स्ट्रेटजी उनकी चेंज हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकायदा सब बंदी हुई है, अफगानिस्तान के अंदर रीअलाइनमेंट हुई है तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट वैसे नहीं आई, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट अपनी जगह पे, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं उसके मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और जो अलकायदा और ISK है उसके दरमियान ये तमाम जोन तकसीम हुआ है। नॉर्दर्न रीजन और जो सदर्न रीजन है पाकिस्तान का, जिसमें बलूचिस्तान और साथ साथ जो है पूरा खैबर पख्तूनख्वा का जो कबायली इलाका है उसको बाकायदा इन्होंने सब बंदी करके डिस्ट्रीब्यूट करके अब ऑर्गेनाइज्ड कार्रवाइयाँ करेंगे। अब तो आप पे हमले हो रहे हैं और हमले, मैं ये समझता हूँ कि जाफर एक्सप्रेस जो है ना तो BLA की इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो कर सकती थी, ये एक ऑर्गेनाइज हॉस्टाइल कंट्रीज और तमाम ओवरऑल जो एक जो ऑनलाइन बिल्कुल दहशतगर्द जो है वो इंडियन मीडिया के साथ लाइव जो है वो टेलीकास्ट पे जा रहे थे। दूसरा देखें, अफगानिस्तान अब तो सबूत की कोई बात ही नहीं है। उनका जो अलमरसाद जो तालिबान की एक स्पाई एजेंसी है, उनके आप वेबसाइट्स पे देखें, उनके ट्वीट्स को देखें, उनके जो ऐसे लगता था कि जैसे लाइव वो वहां से ट्रांसमिशन कर रहे हैं। लेकिन अफगान हुकाम ने अलबत्ता इन एलिगेशंस को डिसमिस कर दिए। नहीं, डिसमिस करने से फर्क नहीं पड़ता। देखिए निमरोज के अंदर से बाकायदा ऑपरेट होता रहा है, ये ओवरऑल मिशन वहां पे उनका सेंटर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया था और वहां से बाकायदा ये पूरा ऑपरेशन जो है ऑपरेट हुआ है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ओवरऑल तमाम सबूत दे दिए। अब देखिए होना क्या है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जब अक़वाम मुत्तहिदा या इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमें एंडोर्समेंट चाहिए, लेकिन हमारा
अपना जो हाउस है उसको हमने ऑर्डर में करना है, सियासी जमातों को बड़ा क्लियर मैसेज देंगे। आज देखिए एक और हमला हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 सरकर्दा रहनुमाओं को मुख्तलिफ जगहों पे मार दिया गया है। अब तो मौलाना साहब ने भी खुल के कह दिया कि जनाब ये दहशतगर्द हैं, बिल्कुल आज भी कर रहे हैं, हम इनको किसी तरह मुजाहिद नहीं कह सकते। अब मेरे ख्याल में हुकूमत के पास एक अच्छा मौका है, तमाम सियासी जमातों को बिठाना होगा, बल्कि मेरे ख्याल में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हुकूमत इतनी बाइख्तियार है कि वो ये डिसीजन कर सकती है। तमाम सियासी जमातें ब्रिगेडियर साहब अब बैठेंगी, एपीसी का जो दावत दी गई है, दूसरा नेशनल एक्शन प्लान का जो बिलावल साहब ने रेज किया है, तो ये कितना जरूरी हो चुका है इस वक्त इसको एक्टिव करना? जी हाँ, मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। देखें कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान 2015 में बना था, अनफॉर्चुनेटली हमने सही मानों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की है, और दैट्स वाई ये हमारे मसाइल उसके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे रिक्वायरमेंट को हमें सोच विचार इस पर करना चाहिए, सब मिल के बैठे तमाम पोलिटिकल पार्टी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, तो दैट इज ऑप्शन है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। जिस तरह के से दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और अफगानिस्तान और इंडिया में खुल के ये हमले कर रहे हैं, और जिस पास में भी देखो और अभी भी देखो, और इसमें वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब सही वक्त आया है कि पाकिस्तान को तो वो हर मुमकिन वक्त उठाना चाहिए, जो हमें इंटरनली उठाने चाहिए, इंटरनेशनली उठाना चाहिए। और ऑलरेडी देखें हम इंडिया के बारे में, इंडियन इन्वॉल्वमेंट के बारे में 5 डोजेज हम जमा करवा चुके हैं। लास्ट वन वाज इन 2022, उसमें भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। बलोचिस्तान में इंटरफेरेंस के हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, इंडिया का कुलभूषण भी, इसके अलावा भी बहुत एविडेंस हमारे पास है। और जो ये वाकया जाफर एक्सप्रेस वाला हुआ है, देखें तो इसमें जो सोफिस्टिकेशन है इस अटैक की, सिलेक्शन ऑफ टारगेट है और जो सिलेक्शन ऑफ साइट है, और इसके बाद वो आम दहशतगर्द नहीं कर सकते, उसके लिए पीछे जहन चाहिए। तो इंडियन रॉ की प्लानिंग थी। फिर देखें हाईजैकिंग। तो सर ये इन एविडेंसेस को हम सही से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, अपनी हिकमत अमली को हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है, या फिर आप समझते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे वो बात तो करती है, वो जानती तो है, रिपोर्ट सबके सामने है, लेकिन एक्शन लेना नहीं चाहती इस पर अपने मफादात के लिए? मेरे ख्याल में वो वाला फैक्टर भी है, क्योंकि पीछे अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में चेंज है, हम तवक्को कर सकते हैं कि ये सही मानों में इसको एड्रेस करेंगे। पिछले एडमिनिस्ट्रेशन देखे इसने टोटल इन्होंने इग्नोर किया था। इवन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में अभी आप देखें ना, सिखों के असैसिनेशन हुई है, कनाडा में हुई, और गुरपतवंत सिंह पन्नू के अटेम्प्ट की गई थी अमेरिका में, उसका तो केस चल रहा है, लेकिन उस पर भी उन्होंने बड़ा सीरियस लिया कि हमने उस पर एक्शन लेना है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन से हम तवक्को कर सकते हैं कि वो इग्नोर न करे कि दे आर प्रोटेक्ट, कि इंडियंस उनके राइट्स या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाइनीज को टारगेट कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। और बाकी पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान हैज ऑल द राइट्स अभी इसका, क्योंकि बनने वाला अटैक का भी हमने रिस्पॉन्ड करना है। अब ये भी जो हुआ है अटैक है, तो दिस इज अ रिक्वायरमेंट कि पाकिस्तान इसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। हमें तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए फॉरेन ऑफिस ने भी कंफर्म कर दिया इंडियन इन्वॉल्वमेंट। जी जी। और इसमें हम ना एक और एलिमेंट है जो अब ये बात हो रही ना, चलें ये तो अपने लेवल पे जो असल बात प्राइम मिनिस्टर ने की है ना, एपीसी बुलाई जाएगी, वो सारी चीज़ें होंगी। देखें ये बड़े अरसे से चल रहा है, महरूमियाँ उनकी ख़त्म की जाएंगी, हेल्थ एजुकेशन, नौकरियाँ नहीं, ये होता नहीं है। आपको याद है जब जरदारी साहब आए थे 2008 में, तो उन्होंने आते ही माफ़ी मांगी थी प्रेसिडेंट की हैसियत से कि मैं बलोचों से माफ़ी मांगता हूँ कि आपके साथ ज़्यादती हुई। देखिए अब जो यार्ड स्टिक है ना, जो पैमाना बनाने की कोशिश की जा रही है, हम ना वो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 2 टर्म के लिए 2.5 साल के लिए डॉक्टर अब्दुल मालिक चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे ना, उनको मैंडेट दिया गया था। वो कहा जा रहा है कि उन्हें बड़ी सपोर्ट थी सिक्योरिटी इदारों की भी, बाकी भी। उन्होंने एक बड़ा रोड मैप बड़ा अच्छा बना के दिया था। वो ये था कि जी किस तरीके से हम मेन धारे में लोगों को लेके आएंगे, किस तरीके से लोगों को रोज़गार दिया जाएगा और गुर्बत का खात्मा होगा। वो बड़ा प्लान 2 कहते हैं 2.5 साल चला। उसके बाद जब वो दूसरे सनाउल्लाह साहब आ गए थे चीफ मिनिस्टर, वो सारी चीज़ें तब्दील हो गई थी। देखिए मसला ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। असल लॉन्ग टर्म बुनियादों पे चीज़ों को देखना चाहिए। दूसरा ये देखें 1972 से लेके अब तक आप देख लें 17 बड़े सरदारों में से 14 सरदार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका क्या रोल रहा है? सर बिल्कुल, मैं मसूद साहब से भी इस पे टेक लेती हूँ। मसूद साहब, ये जो हम बात कर रहे थे कि जो अपने लोग थे जो दूर हो गए महरूमियों की वजह से, इनको कौमी धारे में लाना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हमने क्या एफर्ट्स किए और अब तक हम क्यों कामयाब ना हुए? और दूसरी चीज़ ये है कि इसी का तो फ़ायदा दुश्मन नासिर उठा रहे हैं, तो हम कैसे जो ये काउंटर टेररिज्म जो हमारे प्लान्स हैं, इनको हम कामयाबी से कर पाएंगे? देखें, एक तो बात यह है कि बलूचिस्तान इज 45% ऑफ पाकिस्तान, तो एक तो वास्ट है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है,
तो वहां पे जो इनिशिएटिव जो होता है वो दहशतगर्दों के पास होता है। तो इसके लिए बड़ा मुश्किल है होता है कि आप रिएक्ट करें हर जगह पे, टाइमली फौज या एफसी हर जगह पे पहुंचे। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ बलूचिस्तान इसकी ए एंड बी एरियाज वाला मसला है। बी एरियाज वो है जहाँ पे लेवीज दे आर रिस्पॉन्सिबल, 84% बलूचिस्तान लेवीज है और 60% उनमें से वो सरदारों को, नवाबों के उनके रिकमेंडेशन पे भर्ती होते तो उनकी नौकरी करते हैं। जो लेफ्ट ओवर्स हैं उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मुशर्रफ साहब के ज़माने में सारा बलूचिस्तान ए एरिया हो गया था, उसको क्यों दोबारा तब्दील किया गया फिर? जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था सर। 2003 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने इनको तमाम बलूचिस्तान को ए एरिया कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली 2006 में इट वाज बलूचिस्तान असेंबली जिसने इसको रिवर्स कर दिया था। बट दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इसमें भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात आई थी। वही लोग वहाँ असेंबली में बैठे हुए थे। आपको पता है कि जिस तरीके से 64 की असेंबली है तो तमाम मिनिस्टर्स बने बैठे होते हैं। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें इसको एड्रेस करना है। और देखें कि जब हम नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं तो हर एक ने अपना किरदार अदा करना है। अगर लेवीज आपकी है, देखिए पुलिस 83,000 है, 90 अरब का सालाना बजट है, लेकिन आपके काम वो नहीं आती है तो फिर हर फौज पे और एफसी पे क्यों तकिया करके बैठे हैं? ये क्वेश्चन है। शाह साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? जी, मेरे ख्याल में देखिए, मैं जरा खुल के कहूँगा, जो महरूमियाँ हैं बलोचों की, जो महरूमियाँ हैं और जो उनके गिले हैं ना, वो अब रियासत को दूर करने होंगे। मेरे ख्याल में इधर उधर की बातें करने से कोई मसाइल हल नहीं होंगे, ना तो मंसूबों से हल होंगे। दो फ्रंट पे हैं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लेकिन जो लोग नाराज हैं वो हम कैसे उनको वापस अपने कौमी धारे में लेके आएंगे। जो डिसग्रंटल्ड हैं, जो अपने रिसोर्सेज के हवाले से, मैं ये नहीं समझता कि जो सरदार अपनी रॉयल्टियों की बात करते हैं, अपनी मराद की बात करते हैं और अपनी बदमाशी की बात करते हैं, उनको आप एक साइड पे रखें। लेकिन आम जो कॉमन बलोच है वो आज भी मिट्टी की रोटी बना के खाता है। तो हमारी रियासत को मेरे ख्याल में बड़ा सोचना होगा। कबायली इलाकों के अंदर फौज ने कुर्बानियां दी, बलूचिस्तान के अंदर फौज लड़ी, दहशतगर्दों का खात्मा किया, लेकिन क्या आपका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बेहतर हुआ? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ? खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज जो है वो तकरीर करेंगे और सब तमाम सियासी जमातें जो है वो असेंबलियों के अंदर तकरीर करके बात खत्म करेंगे। मेरे ख्याल में हमें एक मुकम्मल रिवैम्प करना होगा। पूरा आपके दो जो अहम जुज हैं, आपके जिस्म के हिस्से जो है ना, आपने उनको वो तमाम हुकूक देने होंगे। आप डेवलपमेंट लेके जाएं, आप कारखाने लेके जाएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाएं। हाँ बिल्कुल, एक आखिरी इशू ये कि वो लोग जो कि रियासत के खिलाफ, जैसे हम कहते हैं कि ज़ेब बशीर जैसे हो गए, असलम बलोच जैसे हो गए, जो कि रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए हुए हैं, आप उनके खिलाफ फुल फ्लेज एक्शन लें, चाहे उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, चाहे उसको कोई भी सपोर्ट कर रहा है। मेरे ख्याल में मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जो मेरे जराए उसके मुताबिक शायद हम देखेंगे कि न सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर उन एरियाज के अंदर जहाँ पे ये दहशतगर्द बाकायदा ऑपरेट करते हैं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में और अक्रॉस द बॉर्डर भी दो सूबे जो इस वक्त वोलेटाइल वहाँ पे सिचुएशन है, उसको देखना होगा। थैंक यू सो मच। दायशा शराजी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे इस सेगमेंट पर बात करने के लिए। तो चाहेंगे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर हम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। हुकूमत ने नेट मीटरिंग के तहत बिजली का बाय बैक रेट कम कर दिया है। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत बिजली की खरीदारी की शरह 10 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर की गई है, जबकि मौजूदा सार्फिन के मुआहदे पुराने निर्खों पर बरकरार रहेंगे। इजलास में यह भी तय किया गया है कि दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग की जाएगी। सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी के बायस नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद में इजाफा देखने में आया है, जिसके से ग्रिड सार्फिन पर माली बोझ पड़ रहा है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 तक ये बोझ 159 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि 2034 तक 4,240 अरब रुपए तक बढ़ने का खदशा है। ये बोझ क्या है और इस फैसले के असरात क्या होंगे, बात करते हैं। तशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद वलीद ने, रिसर्च फेलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट और एनर्जी पर आपकी एक्सपर्टीज़ है। आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। आपसे सबसे पहले आगाज़ करते हैं, इसका आप इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं इस डिसीजन का मार्केट पर और कंज्यूमर्स पर? जो हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्टर यानी हुकूमत के अपने लोग भी इस मूव से नाखुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि बैड सिग्नल देगा ये। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मार्केट को तो बिल्कुल बैड सिग्नल देगा कि आप जो इंसेंटिव्स दे रहे थे वो अपने इंसेंटिव्स को ख़त्म कर दिए। लेकिन साथ में देखना ये भी है कि इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाह रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि वो किसी तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो बढ़ा सके नेशनल ग्रिड की।
नेशनल ग्रिड की जो यूटिलाइजेशन रेट है वो इंक्रीज की जा सके। तो क्या वो इंक्रीज हो जाएगी इस फैसले से? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका टैरिफ इतना ज़्यादा हुआ है कि अगर आप बायबैक रेट्स को ज़ीरो भी कर दें तब भी आपका जो सोलर पैनल्स हैं और रूफटॉप सोलर है वो आपको फ़ायदा दे रहा होता है कंज्यूमर्स को। तो गवर्नमेंट को साथ में ये भी सोचना है कि किस तरह से इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को दीगर सेक्टर्स के साथ लिंक करके इलेक्ट्रिसिटी रेट को कैसे कम किया जा सकता है। दूसरी साइड पे अगर आप सब्सिडाइज करते हैं उन लोगों को जो सोलर अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स या आपके जो लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं, उसकी मद में शायद आप सब्सिडीज को कम करके आप इलेक्ट्रिसिटी रेट को नीचे लेके आ सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक साइलो में ये डिसीजन लेते हैं कि आपने नेट मीटरिंग को ख़त्म करना है या डिसइंसेंटिवाइज करना है, तो उससे ना आपका कैपेसिटी ट्रैप का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ना आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा होगा। ये किया जा सकता है कि किसी तरीके से सोलर को, रूफटॉप सोलर को इस तरह से यूज़ किया जाए नेट मीटरिंग को कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर से आपका बर्डन शिफ्ट होके वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो इनमें रुकावटें आप क्या समझते हैं खालिद साहब? अभी आप जो सजेशंस दे रहे हैं, अगर इस तरह से बैलेंस एक बनाया जा सकता है तो आप क्या समझते हैं कि रुकावटें क्या हैं जिसकी वजह से हुकूमत इस साइड पर नहीं जा रही? देखिए, हुकूमत हमेशा से लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फुकदान रहा है। आप एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए 3-4 और चीज़ें ख़राब कर देते हैं। अभी नेट मीटरिंग उस टाइम पे जब स्टार्ट की थी उस टाइम पे एक्सेसिबिलिटी का क्राइसिस था, अभी अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस है। तो गवर्नमेंट को ये समझना है कि आपका कंजम्पशन मिक्स किस तरह से है और किस तरह से आप जो अरबों रुपीज़ की सब्सिडीज देते हैं क्रॉस सब्सिडीज की मद में, उसको किस तरह से नेट मीटरिंग के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, इंक्लूसिविटी लाई जा सकती है। लेकिन एकदम से बायबैक रेट पैनिक में आके उनको कम कर देना बिना किसी स्ट्रेटजी के, वो हमेशा से हार्मफुल रहा है। उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप इसको एक होलिस्टिक वे में होल ऑफ सोसाइटी सोल्यूशन के थ्रू जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो बायबैक रेट कम किए हैं, आप शायद आप स्टोरेज पे, बैटरी पे थोड़ा सा सब्सिडाइज करें, लोगों को अवेयरनेस ये दें कि अपना जो कंजम्पशन है वो बढ़ा लें, अपने किचन अप्लाइंसेस को इलेक्ट्रीफाई कर लें, ताकि आपका जो ट्विन डेफिसिट आता है, गर्मियों में बिजली का बहरान आता है, सर्दियों में गैस का बहरान आता है, तो किसी तरीके से उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। इस मद में आप जो है वो इंटीग्रेटेड प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। एहतशाम साहब, हुकूमत इसका जवाब ये पेश करिए कि जो नॉन सोलर हम कंज्यूमर्स देख रहे हैं उन पर 90 पैसा फ़ी यूनिट का बोझ पड़ रहा है। अब अगर हम आयरनी यहाँ पर ये आती है कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में 18 रुपये फ़ी यूनिट जो अदायगियाँ की जा रही हैं, और चोरी और बिल की अदम वसूली की वजह से हम देख रहे हैं कि एनुअली 600 बिलियन रुपये का जो नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पर हुकूमत की कंसर्न्स नहीं है, लेकिन तवज्जो यहाँ पर है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि लोगों के लिए मज़ीद ऑप्शंस तंग किए जा रहे हैं? देखिए, हम ना ECC के लेवल पे जो इतना बड़ा एक फोरम है, ये एक नी जर्क रिएक्शन है, और इसको अगर मैं आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें इस पे तो करेंगे, लेकिन इसको इस तरह हम अगर देखें कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब तक जिस अंदाज से मूव करनी चाहिए थी, जिस जगह जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं गई। हमारे रीजन के ममालिक तरक्की करते करते अब यह है कि 6 से 7% तक ग्रोथ रेट हो गया। हम पिछले कई बरसों से अब 2 और 3% ग्रोथ रेट में फंसे हुए। उसकी बुनियादी वजह हमने ये समझ आ जाती है सबको कि हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती। आज एक आप फैसला करते हैं, कल उसको तब्दील कर देते हैं। आपको याद है आमना कि बजट के वक्त ये पावर कंपनियों ने चक्कर चलाया था कि सोलर पैनल पे ना अपना नया टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन नहीं लगाया गया। और आपको याद है प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बड़े ओकेजन पे कहा था कि जी नहीं, इसको हम सोलराइजेशन को प्रमोट करेंगे, और चीफ मिनिस्टर पंजाब की तो ये काम कर भी रही। अब सवाल ये कि ये क्यों किया गया। देखिए, हम ना A159 के जो लॉसेज हैं, ये मुझे बताएं, ये हमारे हैं, ये हमारा करता रहता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस, चोरी, ये सारे काम इनएफिशिएंसी आपकी है। आप उसको ठीक ना कर सके, इल्ज़ाम आप इस पे लगा दें कि हमारा बजट कम हो गया लिहाजा हम इसको ये। देखिए कितना जुल्म है कि जो 48 रुपया तकरीबन वो पे बैक था, आप उसको 10 रुपये पे लेके आ गए हैं। मतलब सोलर पैनल चलें, अच्छी थोड़ी सी बात है कि ये 7 साल तक जो मौजूदा लोग हैं पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं सोलर पैनल, उन पे ये नहीं आएगी कदगन, अगले दिनों में आ जाएगी 7 साल के बाद। अभी आप सवाल देखें कि जिस तरीके से हमने देखा, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने तो बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने तो डिसएग्री किया कि ये गलत है, लेकिन आप देख लें पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है, एनर्जी मिनिस्टर है, सॉरी, एक्सपैंड तो नहीं होगी मार्केट। देखिए हम ना अब जो ये तो आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इसको डिसएग्री किया, लेकिन एनर्जी मिनिस्टर अवैस लगारी साहब कहते हैं
कि जी ये तो मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास जो है वो एफ्लुएंट क्लास है, लिहाजा उन पे ये इतना बोझ नहीं बनता। अभी आप देखिए कितने अफसोस की बात है, 45% पहले ही आप लोग सैलरी क्लास से टैक्स ले रहे हैं, 10% सजाद भी शामिल कर लें तो आधी तनख्वाह उनकी कट जाती है। इसके बाद भी अगर थोड़ा सा उनको ये रिलीफ मिलता है, आप मुझे बताएं, लोग पैसे इकट्ठे करके अपनी थोड़ी बहुत सेविंग के बाद अपने 2-3 छोटे यूनिट लगा लेते हैं, 10 उसके केवी के या 8 केवी के, आप उस पर भी नज़र लगा के बैठे हुए। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती है। और देखें, अगर ये पाकिस्तान में इसलिए कोई पॉलिसी नहीं बनती, कोई कामयाबी नहीं होती, कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आता कि आज एक पॉलिसी बनाई जाती है, चंद दिनों बाद उसको तब्दील कर दिया जाता है। अब ये क्या वजह है? देखना ये कितना जुल्म है आमना कि ये पावर डिवीज़न और नेपरा इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने स्टेक होल्डर से कोई मुशाफरत नहीं की। इन्होंने एक फैसला किया, समरी बना के इसी से को भेजी और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने ठक ठक करके इसको अप्रूव कर दिया। अब हमें बताएं इसके कितने सीरियस नुकसान हैं। आप एक तरफ इंसेंटिव दिए, उसको खत्म कर दिया। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हम जो देख रहे थे, पैनल जो लगाए जा रहे थे, उसमें एक सर्ज आया था 2017 में। अगर हम बात करें, ये 5 मेगावाट था। अब 2024 दिसंबर के जो मैं फिगर्स कोट कर रही हूँ वो 4135 मेगावाट तक पहुँच गया है। अब आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ पर ब्रेक लग जाएगी, जो यहाँ पर अब हम मामला देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या इसका फ्यूचर देखेंगे? देखिए, नेट मीटरिंग में तो शायद ब्रेक लग जाए, उसके आप जो है वो बायबैक रेट्स कम हो गया, लेकिन लोग चूंकि बिजली की प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, उन्होंने ऑफ ग्रिड जाके जो है वो इंस्टॉलेशन कर लेनी है। नेट मीटर्स, ग्रीन मीटर्स ना भी हो तब भी सोलर पैनल जो है वो लगवा लेंगे, या बैटरी स्टोरेज के साथ वो बिल्कुल कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें जो है वो कमी आएगी, बल्कि अब तो शायद ये रूरल एरियाज में और ज़्यादा होता जाएगा, एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल, सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स की मद में भी। तो अब चूंकि प्राइसेस इतनी नीचे आती जा रही हैं, सोलर पैनल्स की, आपकी स्टोरेज और इन्वर्टर्स की प्राइसेस इतनी नीचे आती जा रही हैं। और दूसरी साइड पे एक चीज़ ये भी समझनी है कि जब नेट मीटरिंग आपने इसका बायबैक रेट कम कर दिया है और आप ये सोच रहे हैं इसकी डिमांड कम हो जाएगी, गिवन कि सप्लाई इतनी ज़्यादा है मुल्क में, ओवर सप्लाई हुआ है और चाइना ने इतनी सप्लाई जो है वो बना भी ली है, तो अगर डिमांड कम होती है तो इसकी प्राइसेस और नीचे आएंगी और वो लोग भी इसको जो है वो अफोर्ड कर सकेंगे जो शायद पहले नहीं अफोर्ड कर सकते। सिस्टम है डॉक्टर साहब, हमारा जो ग्रिड सिस्टम है ये इतना अनरिलायबल, इतना इनएफिशिएंट है, इसको हुकूमत क्यों नहीं ठीक करती? देखिए, इसकी सबसे जो नुमाया रीज़न है वो आपका पॉलिटिकल डिस्क्रेशन है कि आपको पॉलिटिकल कैपिटल बिल्ड होता है जनरेशन प्लांट लगाने से। ट्रांसमिशन साइड पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि वो नज़र नहीं आती, लेकिन असल मसला यही है कि आप ट्रांसमिशन साइड पे इन्वेस्ट नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कंट्रोल नहीं करते। अगर आपका ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो अच्छा होता कि उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को आप इंटीग्रेट कर सकते, तो अभी शायद मामलात जो है वो डिफरेंट होते। आप कोल प्लांट्स की बजाय आपने रिन्यूएबल्स पे इन्वेस्ट किया होता तो अभी शायद आपको उस तरह से कैपेसिटी चार्जेस और इंपोर्टेड कोल की मद में फॉरेन एक्सचेंज ना देना पड़ा होता। तो गवर्नमेंट को अभी भी ये सोचना है कि किस तरह से इस तरह के इनिशिएटिव्स नेट मीटरिंग के जो रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को बढ़ाते हैं उसको एक इफेक्टिव वे में यूज करते हुए, सेक्टर कपलिंग के साथ यूज करते हुए अपनी इकोनॉमी को जो है वो क्लीन और सस्टेनेबल और हम ना ये देखें ना, ये नवाशी साहब के ज़माने में जो 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई थी और अंधेरे दूर किए गए थे नवाशी साहब के ज़माने में, उसका क्या बना? 6 महीने के बाद पता चला कि जी वो ट्रांसमिशन लाइन डिके कर गई हैं, वो उस नई बिजली को हाउस ही नहीं कर सकती। अब ये एक अलग एक मसला बन गया, उसका भी जो अपना क्या कहते हैं बदला जो आपसे मुझसे लिया जा रहा है कि जो लोग अपना सोलर पे आना चाहते हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, एक और अहम स्टोरी उस पर डिस्कस करेंगे। अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तानी सरमायाकारों की दुबई में दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है और वहां जायदाद खरीदने वाले ममालिक में पाकिस्तान 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतों में मजीद इजाफे की पेशगोई की जा रही है, जिससे इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी और बढ़ सकती है। बेटर होम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरी सबसे ज़्यादा दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट की मजमूई मालियत 423 अरब दिरहम तक पहुँच गई है, जो 30% सालाना इजाफा जाहिर करती है। लग्जरी प्रॉपर्टी के शोबे ने लंदन और न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ दिया है। दुबई की रियल स्टेट हिकमत अमली का हदफ 1 खरब दिरहम की मार्केट वैल्यू हासिल करना है। ये यूएई के लिए तो बहुत मस्बत है, लेकिन सवाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तानियों के मुल्क से बाहर इतनी बड़ी सरमायाकारी की क्या वजूहात हैं और क्या ये रुझान पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए मौका है या मुल्की मईशत के लिए धचका? इसी पर बात करते हैं। तो शामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है अली फरीद ख्वाजा ने, इन्वेस्टर हैं एंड चेयरमैन के ट्रेड। आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में, आपकी जानिब आऊँगी।
आप क्या वजह समझते हैं जो ख़बर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों के मुल्क से बाहर दुबई में इतनी बड़ी सरमायाकारी की वजूहात आप क्या समझ रहे हैं? और दूसरा ये कि हम स्टैट्स सुनते आ रहे हैं कि हुकूमती स्टैट्स ये बताते हैं कि इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन यहाँ बेहतर हो रही है, सरमायाकारी जो है वो बेहतर हो रही है और कॉन्फिडेंस उनका बेहतर हो रहा है। तो फिर उसकी वजह क्या है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं? जी, पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में क्योंकि टैक्सेस लग गए हैं, तो लोग जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। दूसरी वजह ये भी है कि दुबई के अंदर खुद मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्राइसेस बड़े अरसे से ऊपर जा रही है, तो पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट जहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। मगर जो मेन चीज़ देखनी चाहिए कि पाकिस्तानियों को अलाउ होना चाहिए कि वो जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करे और अच्छे रिटर्न हासिल करे, मगर उनको पाकिस्तान में टैक्सेस देना ज़रूरी हो, और ये ना हो कि ये पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू और हवाले के थ्रू मुल्क से बाहर जा रहा हो। तो आप क्या समझते हैं कि रूल्स वहाँ पर क्या आसान है सरमायाकारों के लिए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रुझान बढ़ गया है, और वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ करना, उसको आप महफूज समझते हैं? जी, दुबई के रूल्स बड़े आसान हैं। दुबई में प्रॉपर्टी प्राइसेस भी ऊपर जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी हैं, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। सेफ्टी वाइज इन द पास्ट जो है कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं जो बिल्कुल फेल हो गए, लोगों के पैसे काफ़ी डूबे। अगर आपको याद हो 2008 के पीरियड में ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ था, मगर पिछले कुछ सालों में मार्केट उनकी ऊपर ही जा रही है, जिसका उनको फ़ायदा हो रहा है। मगर आपका पॉइंट दूसरा भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को चाहिए कि इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान के अंदर इनको मौके फराहम होने चाहिए, मगर इस वक्त दुबई की मार्केट ज़्यादा अच्छा कर रही है, तो पैसा उधर जा रहा है। तो हमें क्या सीखना चाहिए उस मार्केट से? ऐसे क्या रूल्स यहाँ पर अपनाने चाहिए जिसपे हम देखें कि यहाँ पर इन्वायरमेंट बन सके, इन्वेस्टमेंट का मज़ीद बेहतरी आ सके पाकिस्तान में? जी अली फरीद जी, सबसे पहले तो जो टैक्सेस है और डॉक्यूमेंटेशन, उसके ऊपर फाइनलिटी और क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो चेंज हो रहा है। इस सेक्टर को टैक्स करना बड़ा ज़रूरी है और डॉक्यूमेंटेशन लाना ज़रूरी है, मगर ऐसी तरीके से सेंसिबल अप्रोच होनी चाहिए ताकि सेक्टर को डैमेज ना हो। जैसे आपको मालूम है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज लिंक्ड होती है, तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो स्टॉप ना हो। मगर जो रियल एस्टेट के अंदर स्पेकुलेशन हो रही थी, वो एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, वो इकॉनमी को हर्ट करती है और उसको हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए। मगर उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को हमें प्रमोट करना चाहिए। उसके तरीके जो है वो ये कि टैक्स की क्लैरिटी हो, डॉक्यूमेंटेशन आसान हो, फाइनलिटी हो कि हमें पता हो कि क्या पॉलिसीज फॉलो हो रही है और इजी क्रेडिट अवेलेबल हो। एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं इस खबर को? आप इसको पॉजिटिव तौर पे भी देखेंगे, क्योंकि रेमिटेंसेस की जब हम बात करते हैं उस पर क्या असरात पड़ते हैं इसके, और दूसरी चीज़ ये कि ये कितनी अलार्मिंग भी है सिचुएशन कि पाकिस्तान से लोग जो हैं सरमाया बाहर लेकर जा रहे हैं। जब हम बाहर के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आके सरमायाकारी की जाए, तो अपना इन्वेस्टर यहाँ से जा रहा है। देखिए, हम ना जो ख्वाजा साहब बात कर रहे थे ना, पहले एक सेकंड के लिए अगर इजाज़त दें तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो बात की है इन्होंने, देखें ये पिछले दौर में पीटीआई के ज़माने में अपना इसको बहुत बड़ी छूट दी गई थी और इसके 35 अलाइड सेक्टर्स हैं जिनको बहुत फ़ायदा हुआ था और एक ज़बरदस्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई थी, बाहर से भी और मुल्क के अंदर भी। अब मसला ये है कि यहाँ पे रियल इस्टेट, जिस तरह भी ख्वाजा साहब बात कर रहे थे, रियल इस्टेट पे जो अभी हुकूमत ने जो टैक्स लगाया है ये नाकिस एक अरसे से है। पिछले 5 बरस से आमना रियल इस्टेट सेक्टर बिल्कुल ज़मीन पर लग गया है। लोगों के पास इतना बेताशा पैसा है, लोगों को समझ नहीं आती, गलत भी है सही भी है, करप्शन का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, हर तरह का पैसा है। अब सवाल जो आप पूछने बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ क्यों जा रहे हैं? देखें, चाहे दुबई है, चाहे वर्जिन आइलैंड है बरतानिया का, या केमन आइलैंड है, वहाँ पे नो क्वेश्चन आस्क पैसा आप जिस तरह का भी आप लेके जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का, वो कहते हैं हमारे मुल्क में आ रहा है। सवाए इसके कि मुझे पता है कि यूएई वगैरह में जब पाकिस्तानी हुकूमत किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में कोई बात पूछती है तो उसको वो ख्याल करते हैं कि जी पता करके बताएं कि बंदा कौन है, अदरवाइज़ आप जो पैसा लेके जाते हैं कोई नहीं पूछता। देखिए, आमना दौड़ लग गई है इस वक्त हमारे हर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी में, ब्यूरोक्रेसी में, इंडस्ट्रियलिस्ट में, छोटे ताजर में, सरमायादारों में, हर जगह पे कि जी हमें अपना पैसा अगली नस्लों के लिए बचाने के लिए ज़रूरी है कि पैसा बाहर जाके रखा जाए क्योंकि यहाँ पे सेव नहीं है। ये एक जानबूझ के एक जिसको कहते हैं एक फैक्टर क्रिएट किया गया। अब सवाल ये है, देखें हम ना, अगर हमारे यहाँ कोई एक रिलायबल, एफिशिएंट, दानादाराना
एक टैक्सेशन सिस्टम हो, फाइनेंशियल सिस्टम हो, तो लोग बाहर पैसा लेके नहीं जाएंगे, यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। एक तो यहाँ गलत है जो एक ओवर द ईयर्स हमने देखा, इसमें तब्दीली नहीं आ रही। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त ये है कि जी बाहर से जो पैसा लेके जा रहे हैं, अब मैं तो ज़ाती तौर पे कहूँगा कि जी अभी देखिए हमने एमनेस्टी ख़त्म कर दी है, अभी ये आखिरी एमनेस्टी जो आई थी पिछले दौर में, अब IMF कहता है जी एमनेस्टी नहीं जाएगी। मैं तो ज़ाती तौर पे इस बात का कायल हूँ कि ये जो पैसा, जिस तरह का भी पैसा है, वन टाइम कोई वेवर दे के लोगों को कहा जाए कि जी आप, जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कहा गया था, यहाँ पे लोग आएँ पैसा लगाएं। एक दफ़ा पाकिस्तान के जिसको कहते हैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम में लोगों का एतबार आ जाए, उसके बाद फिर ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप कदमें लगाएं। लेकिन बुनियादी तौर पे अब आप देखें ना, अगर आप कहें यहाँ तो अब ये आप देखें पैसा आप कमाते नहीं है, तो आप FBR वहाँ पहुँच जाता है, बताएं जी आपने पैसा कहाँ से लेके आए, वो कहते हैं जी हमने ढेला भी नहीं कमाया। भाई जी भैया आप देख लें कि अभी आप देखा 53,000 लोगों ने टोटल 53,000 लोगों ने टोटल जो है ना वो अपनी जो फाइल किया है, इनकम टैक्स फाइल, उसमें उन्होंने बताया कमाई की है। बाकी जो अब कहा जा रहा है कि ये 1 करोड़ के करीब हो चुके हैं लोग, उन्होंने नील जो है ना अपनी फाइल जाहिर की कि कोई पैसा नहीं कमाया। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे रिविजिट करने की ज़रूरत है पॉलिसी। ये तो 2023 की आमना रिपोर्ट है ना, जिसमें कहा गया $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, 23,000 अपना क्या कहते हैं जायदादें। अब तो 2 साल गुजर गए, अब तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है और इत्तलात ये है कि शायद ये अब दुगनी चुगनी हो चुकी है। जी थैंक यू सो मच। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ फ्रॉम इकोनॉमी हब ऑफ पाकिस्तान, और जो कि कराची है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चालान पर चालान से कराची ट्रैफिक पुलिस है माला माल, और फिर भी ट्रैफिक का यहाँ पर है बुरा हाल। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के मुताबिक कराची में ट्रैफिक चालान से हुकूमत को 1 बिलियन रुपए यानी 1 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू हासिल हुए, लेकिन ट्रैफिक के मसाइल बदस्तूर यहाँ पर बरकरार हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने बताया कि शहर में गैर कानूनी प्रेशर हॉर्न, हूटर्स और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 27,000 से ज़ायद ममनुआ अशिया तल्फ की जा चुकी हैं। हादसात की वजूहात जानने के लिए खुसूसी टीम डेटा को मुरतब करके हल तजवीज़ करेगी। कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर होने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सख्त इकदाम के बाद भी हादसात कम नहीं हुए। रवां साल के 74 दिनों में शहर में ट्रैफिक हादसात में 190 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मियों की तादाद 2,350 से ज़ायद हो गई है। तो सवाल यह है कि डंपर माफिया के हाथों मोटरसाइकिलिस्ट, उनकी हलाकतें कब रुकेंगी और 1 अरब के चालान के बाद ट्रैफिक निज़ाम में हकीकी बेहतरी देगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।